उमाशंकर जी, सिर्फ ये जो शिशिर जी ने कहा है, ये सारी बातें, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? क्योंकि ये बात तो मैं भी सहमत हूँ कि संगठन की दृष्टि से बीजेपी का कोई सानी नहीं है। संघ और बीजेपी दोनों जुटते हैं, पन्ना बूथ की संरचना करते हैं, बूथों तक जाते हैं। ये बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सहमत हूँ। आपको क्या लगता है शिशिर जी की बातों से, अगर यही सीन रहा तो 2024 में क्या होगा? संजय जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो चुनाव लड़ा, देखिए, भाजपा के पास दो संगठन है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का संगठन है, दूसरा जमीनी स्तर पर काम करने वाला आरएसएस का संगठन है। जो बूथ स्तर पर पर्ची बांटने वाली अभी शिशिर जी ने जो बात कही, बिल्कुल सही बात है। अगर पर्ची किसी के घर घर पहुंचाने का कोई काम किया है तो शायद जो हमारे बीएलओ नहीं किए होंगे, वो भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के जो कार्यकर्ता उन्होंने किया है। अब हम बात करते हैं, अभी हम श्वेता जी को सुन रहे थे, अरुणा जी को सुन रहे थे, और सुशील दुबे जी हैं, बड़े भाई हैं, आपको भी मैं विचारों को मैं सुन रहा था। तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि देखिए, प्रियंका जी की हम बात करें अगर, तो प्रियंका जी के पास उनका खुद का सिर्फ एक चेहरा था, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई उनका संगठनात्मक जो ढांचा है वो नहीं था। शायद यही एक कारण है। देखिए, अगर अखिलेश आज सरकार बनाए होते, मुख्यमंत्री होते, तो हम अखिलेश को जीतने की 10 खूबियां बता सकते थे और भाजपा के हार के 100 कारण बता सकते थे। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, अगर संगठन की बात करते हैं संजय जी, तो जो जिस प्रकार से अगर प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, बीएसपी की बात करें, बीएसपी में बताइए, कार्यकर्ता छोड़िए, नेता कौन है? मायावती के अलावा कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव के अलावा यदि कोई बयान आया किसी का, तो वो बयानों में एक दो ऐसे नेता थे जो भाजपा से सपा में गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, राजभर थे, इनके एक दो बयान। दूसरे, भाजपा के जो लंबी नेताओं की लिस्ट होती थी वो कहां चली गई? उसके अलावा जो संगठन स्तर पे जो भाजपा का एक संगठन था, वो कार्यकर्ता कहां चले गए? कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पिछले 5 साल अखिलेश यादव, चूंकि कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों तक एकदम विपक्ष की भूमिका से गायब थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कोरोना काल में हम तो कहते हैं इससे अच्छा कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। कोरोना काल में जनता तक पहुंचने का जो काम किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तमाम तरह की जो दवाइयां हो, उनको सहयोग करने का काम किया था। अखिलेश यादव गायब थे। अब आप ये बताइए, किसी को अगर कहा जाए, संजय जी, अगर आपको कहा जाए कि आप सांसद बनना पसंद करेंगे कि विधायक बनना पसंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आदमी का जवाब होगा कि सांसद बनेंगे, क्योंकि देश से पार्लियामेंट में हम पहुंचेंगे। लेकिन अखिलेश यादव आज विपक्ष की प्रमुख भूमिका में है, उसके बावजूद भी ये सांसद बनना पसंद करते हैं। अरे क्यों चले गए सांसद के रूप में? आप विधानसभा में होते, नेता प्रतिपक्ष के रूप में होते, और 5 साल इनको आईना दिखाने का काम करते, जनता की आवाज उठाते। सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, और विपक्ष ही देश के, प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। आज हम सब पत्रकार हैं जो बातें उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सभी पत्रकार एक विपक्ष के रूप में होते हैं। सरकार किसी की भी हो, उनको आईना दिखाने का हम काम करते हैं। संजय जी, आप उदाहरण है, ताजा उदाहरण है। हो सकता है कोई वक्ता या कोई हमारा साथी ये समझे कि सरकार की इतनी आलोचना करने वाले संजय शर्मा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी हो, लेकिन मैं गवाह हूं उस पल का, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, गायत्री प्रजापति थे, पंडित सिंह थे, तमाम ऐसे जो नेता थे जिनको आपने आईना दिखाने का काम किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वो आपके प्रशंसक होते थे। वो कहते थे कि वास्तव में अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो संजय शर्मा जी कर रहे हैं। लेकिन आज वो आपके आलोचक होंगे, क्यों? क्योंकि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर संजय जी, हमें इसी तरीके से वर्तमान में भी, जैसे अरुणा जी ने कहा, श्वेता जी इस बात को कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है। विपक्ष अगर मजबूत स्थिति में नहीं आएगा तो लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर एक नुकसानदायक चीजें हैं। और अगर 2024 की चुनाव, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है। मैंने पहले भी कहा, शिशिर जी भी इस बात को मानते हैं कि अभी 2022 का चुनाव नहीं निकला, कि 2022 के जो चुनाव होगा, जो अभी हमारा जो रिजल्ट जो सामने आया है, इस रिजल्ट के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा, सुशील जी इस बात से बहुत तरीके से सहमत होंगे मेरी बातों से, कि संगठनात्मक के साथ साथ इस मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ का पूरा जो मंत्रिमंडल का विस्तार में पूरी भूमिका होगी। अब 5 साल उस मंत्रिमंडल को कैसे चलाना है, साथ ही साथ 2024 का चुनाव कितना उपयुक्त होगा, ये बात महत्वपूर्ण होगी।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका आज दुर्भाग्यपूर्ण है, कमजोर है, और हम सब मीडिया के साथियों को ही विपक्ष की भी भूमिका को हमें उजागर करना होगा और हमें विपक्ष की भूमिका के रूप में सामने आना पड़ेगा। संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर जी, बिल्कुल सही है। उमाशंकर जी जल्दी से लास्ट कमेंट, समय समाप्त हो रहा है, आखिरी कमेंट आप कुछ कह रहे थे। उमाशंकर जी कुछ कह रहे थे आप, आखिरी कमेंट। उमाशंकर जी माइक बंद है आपका, माइक बंद है भाई। उमाशंकर जी माइक बंद है। संजय जी मैं दो बात कहूंगा। सबसे पहली चीज तो अभी हम संघ की जो बात कर रहे थे, तो संघ की विचारधाराएं निश्चित तौर पर जहां पे हैं, वो संघ का एक माहौल हमने देखा है। मैं संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है कि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। शायद वही उनका काम करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ कर रहा। और अगर अखिलेश यादव और भाजपा की बात, तो अभी सुशील जी ने जैसी बात कही, तो निश्चित तौर पर अगर बसपा ठीक से चुनाव लड़ी होती तो शायद 40, 50, 60 सीटें अखिलेश यादव और पा जाते, अगर बसपा ठीक से चुनाव लड़ी होती तो कुल मिलाकर के अभी जो जनाधार मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई है, प्रचंड बहुमत इसको कहेंगे, तो वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शायद विपक्ष अपनी भूमिका से भाग रहा है। अब दूसरी बात, हम जो जितने भी पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी लोग निश्चित तौर पर एक जागरूक लोग हैं और हमें अपनी जागरूकता का जरूर पालन करना पड़ेगा। अब आपको बताऊं, अभी जैसे विज्ञापन की बात आ रही थी, टीवी चैनलों की बात पे आ रही थी, संजय जी आपको याद होगा मैंने ही एक आरटीआई डाली थी, सरकार से डाली थी, और उसी आरटीआई के तहत हमको जवाब मिला था कि टीवी चैनल को 220 करोड़ रुपया कोरोना काल में मिला है। कहने का मतलब कि आप जागरूक नागरिक बनिए। एक पत्रकार की हैसियत से उसको 1 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा था। तो संजय जी, जो विपक्ष नहीं कर पा रहा है, आज हम आपको करना पड़ेगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप बहुत से लग सकते हैं, उससे इतर हट करके हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। श्वेता जी, उमाशंकर जी, सुशील जी। एक आपकी नंबर 2 जो रहेंगे, वो नाम खोल दे रहा हूँ आपको। योगी जी के बाद जो नंबर 2 रहेंगे वो सतन देव सिंह होंगे, जो नंबर 2 सरकार में। देखिए जी, शिशिर जी फटाफट बताइए। शिशिर जी समय कम होगा जी, बताइए। माइक खोलिए, माइक। आखिरी एक बात संजय जी, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, मगर इतना कह सकता हूं कि पिछली बार जो प्रदर्शन भाजपा का रहा लोकसभा चुनाव में, उससे भी अधिक रहेगा और विपक्ष यहाँ पे सिमट सा जाएगा। सिर्फ अपनी चलिए देखते हैं, तो वक्त की बात है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, अरुणा जी, सुशील जी, उमाशंकर जी, आपका अपनी कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान होगा, क्या रुख रहेगा। अनुरोध आपसे, यदि आप हमारा शो पसंद करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, सपोर्ट कीजिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें। और इस समय मुख्यमंत्री की घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, सुनील बंसल पहुंच चुके हैं और वहां पे बातचीत शुरू हो गई है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।